हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं द राजस्थान टेनेंसी एक्ट, जिसके चैप्टर 10 तक हमने कवर कर लिए हैं, सेक्शन 168 तक विद एमसीक्यू। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 169 से एमसीक्यू के साथ करेंगे। ये जो जेडीए जेएलयू का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 169 से। सेक्शन 169 बकाया किराए के भुगतान के लिए और डिफ़ॉल्ट होने पर बेदखली के लिए नोटिस। इसमें टेनेंट को बेदखल किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है, या तो दो रीज़न से। अगर उसने किराए का भुगतान नहीं किया है या फिर उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया यानी दे ही नहीं रहा है या देरी से दे रहा है, तो दोनों ही स्थिति में नोटिस जारी किया जाता है। 169 का क्लोज फर्स्ट कहता है ये प्रोविज़न तभी लागू होगा जब टेनेंट 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराया नहीं दे रहा हो। मिनिमम होना चाहिए 2 ईयर। ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अगर 2 साल तक किराएदार नहीं दे रहा है रेंट, तब कौन करेगा? तहसीलदार। अगर वो ज़मीन सीधी स्टेट गवर्नमेंट की है तो तहसीलदार खुद से नोटिस जारी कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो किसी प्राइवेट होल्डर की है, लैंड होल्डर की, तो लैंड होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा तहसीलदार के बाद, और तहसीलदार फिर नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी कि जो इतनी रकम बकाया है, उस कितनी रकम बकाया है उसका वर्णन होगा, और सम्मन जारी किया जाएगा कि आप कोर्ट में प्रेजेंट होइए, या तो उस दावे को स्वीकार कीजिए या उसका विरोध कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, एक तो 2 वर्ष वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर कोई रेंट है जो 3 साल से पुराना है, तब लैंड होल्डर पे लिमिटेशन लगाता है ये सेक्शन कि आप अब सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, नोटिस उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। 169 का क्लोज 2 कहता है कि अगर नोटिस जारी कर दिया और फिर भी अगर टेनेंट जो है पे नहीं कर रहा है, भुगतान नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे इजेक्ट कर दिया जाएगा। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि किराएदार तय सीमा के भीतर बकाया किराया चुकाने में विफल रहता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसे उस होल्डिंग से बेदखल कर दिया जाएगा। सेक्शन 170 नोटिस जारी होने के बाद में क्या प्रोसेस होगी। तो जैसे ही तहसीलदार ने नोटिस जारी किया, उसके 30 दिन के बाद 3 परिस्थितियाँ बनती है। एक तो जब टेनेंट कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है, दूसरा कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, और तीसरा जब वो दावे को स्वीकार नहीं करता कि जो रेंट है वो गलत दिया गया है। तो पहली 170 क्लोज फर्स्ट बात करता है कि जब किराएदार विरोध नहीं करता है, यानी कोर्ट में तो प्रेजेंट हो जाता है लेकिन वो विरोध नहीं करता, कहता है कि जो रेंट बकाया है वो वास्तव में बकाया है। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोविज़न है। इसमें तहसीलदार ऑर्डर देगा कि जो रेंट बकाया है आप उसको पे कर दीजिए। सारी प्रोसेस इसमें अभी तक तहसीलदार के पास ही चल रही है। दूसरा स्थिति आती है कि अगर वो कोर्ट में टेनेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तब तहसीलदार के पास ये पावर है कि वो एक्स पार्टे ऑर्डर जारी कर सकता है। लेकिन टेनेंट को एक राहत दी गई है। टेनेंट चाहे तो उसको सेटिसाइड करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। 2 रीज़न के तहत टेनेंट ये कह सकता है कि उसको नोटिस ही नहीं मिला, या फिर ऐसे कोई सफिशिएंट कोज है जिसकी वजह से वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सका, तो उस एप्लीकेशन को सेटिसाइड कर दिया जाएगा और मामले को फिर से सुना जाएगा। तीसरी स्थिति तब आती है जब किराएदार प्रेजेंट हो जाता है लेकिन वो विरोध करता है कि जो रकम बकाया नहीं है या जो रकम है वो गलत दी गई है। तो अगर इस तरीके से होता है, तब वो जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगी सूट में। अब उसको सूट की तरह डील किया जाएगा। अभी भी जुरिडिक्शन तहसीलदार के पास में ही है, उसे सूट की तरह समझा जाएगा और उसको कोर्ट फीस की तरह भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा रेंट था या वो एप्लीकेशन, वो ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की थी और तहसीलदार ने सुओ मोटो एप्लीकेशन जारी की है, तो फिर कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं है। तीसरी स्थिति आती है कि अगर वो तहसीलदार सक्षम नहीं है या उसका जुरिडिक्शन में नहीं है, तब वो मामले को ट्रांसफ़र करेगा रेवेन्यू कोर्ट में, मामला ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जब विरोध करता है टेनेंट, तो वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा, और फिर जो कोर्ट की जो डिग्री होगी वो अंतिम आदेश होगा। अब हम 169 और 170 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान किराएदारी अधिनियम की किस धारा में किराए के भुगतान का समय और स्थान दिया गया? इसमें मिस प्रिंट हो गए एमसीक्यूज, लेकिन सीधे आंसर इसके देखते हैं। धारा 168 में यदि कोई कृषि वर्ष समाप्त होने से पहले किराया देय हो जाता है, तो धारा 168 के तहत किस तारीख को देय होगा? कब दिया जाएगा? तो ऐसे कृषि वर्ष के समाप्त हो जाने से ठीक पहले।
सेक्शन 168 के अनुसार यदि कोई विशिष्ट स्थान तय नहीं है तो किराएदार द्वारा किराया भुगतान कहाँ किया जाएगा? तो भूस्वामी के निवास स्थान पर। सेक्शन 169 के तहत किराएदार के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए किराया कितने समय के लिए बकाया होना चाहिए? तो कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक। यदि भूमि सीधे राज्य सरकार द्वारा धारित है तब नोटिस कौन जारी कर सकता है? सीधा तहसीलदार। राज्य सरकार के अलावा अन्य मामलों में तहसीलदार और 169 का नोटिस कब जारी किया जाएगा? जब वो लैंड होल्डर एप्लीकेशन देता है तहसीलदार को। और नोटिस तामील होने के कितने दिनों के भीतर विरोध करना है? तो 30 डेज़ में। और कब बकाया के लिए आवेदन नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड? अगर वो किराया 3 वर्ष से ज़्यादा का है। सेक्शन 171 की धारा 170 के अधीन पारित आदेश के परिणाम और उसका रद्द किया जाना। तो सेक्शन 70 में कोर्ट या फिर तहसीलदार आदेश देता है टेनेंट को कि आप जो एरियर्स ऑफ रेंट है यानी जो बकाया लगाना है उसको जमा करा दो। उसके आगे की प्रोसेस अगर वो जमा नहीं करवाता तो वो दे रखा है सेक्शन 171 में। देखते हैं, तहसीलदार या फिर कोर्ट के जिस दिन आदेश दिया उस दिन के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष ख़त्म हो गया उसके बाद 31 डेज और टाइम है, यानी एरियर ऑफ रेंट को चुकाने के लिए कितना टाइम है? जिस दिन आदेश दिया उसके 1 वर्ष प्लस 1 साल ख़त्म हो गया उसके बाद 31 डेज और है, तो इतना टाइम उसके पास होता है। इतने टाइम में उसे जो भी बकाया है मूल वो जमा करवा दे, इसके अलावा अगर कोई ब्याज है वो भी, और अगर कोई और लागत है कोर्ट में एप्लीकेशन में तो वो भी जमा करा दे। इन तीनों चीज़ों को उसे जमा करवाना होगा। फिर भी अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया, तहसीलदार ने आदेश दे दिया, फिर भी अगर टेनेंट नहीं चुकाता है तो क्या कर दिया जाएगा? उसको या तो पूरी भूमि से या फिर उसके किसी भाग से इजेक्ट कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन 171 का क्लोज 2 एक एक्सेप्शन देता है कि अगर 126, हमने पढ़ा था सेक्शन 126 में कि अगर रेमिट कर दिया जाता है उसका लगान या सस्पेंड कर दिया जाता है कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या किसी भी सफिशिएंट कोज की वजह से, तब ये क्लोज फर्स्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 172 बहुत इजी तरीके से समझेंगे, ये भी एक प्रोसीजर पार्ट है कि जब बेदखली का आदेश कोर्ट ने निकाल दिया, जारी कर दिया है, उसके बाद मतलब वो प्रोसेस चल रही है, पेंडिंग में चल रहा है, इन बिटवीन टेनेंट क्या करता है? अपने उस होल्डिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेता है, जैसे उसने बाड़ बना ली या कुआं बना लिया, कोई किसी भी तरह की करता है। तब जब वो 169 में नोटिस दिया था, उस नोटिस में जब वो अपीयर होता है तहसीलदार के पास, तो तहसीलदार उससे ये पूछेगा कि आपने जो इम्प्रूवमेंट किए क्या आप उसके लिए कंपनसेशन की डिमांड करना चाहते हैं या नहीं। अगर टेनेंट कहता है कि हाँ मुझे कंपनसेशन की डिमांड करनी है या मैं चाहता हूँ कंपनसेशन, तो ऐसा डिसीजन तहसीलदार नहीं करेगा, वो इस केस को ट्रांसफ़र कर देगा एसडीएम को। ये हमें याद रखना है, सिंपल सा सेक्शन है। अब हम देखते हैं कि 171 और 172 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक्शन 169 के तहत नोटिस मिलने के बाद भी किराएदार न्यायालय में उपस्थित नहीं होता या बकाये दावे को स्वीकार कर लेता है तो 170 का क्लोज फर्स्ट के तहत तहसीलदार क्या कार्रवाई करेगा? तो क्या कार्रवाई करेगा? मामले को तुरंत दीवानी अदालत में स्थानांतरित कर देगा, बकाया किराया चुकाने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेगा, या भूस्वामी पर कोर्ट फीस न देने के कारण जुर्माना लगाएगा, किराएदार को तुरंत प्रभाव से बेदखल करने का आदेश देगा। ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो 169 में आदेश देता है कि आप जो अरियर ऑफ रेंट्स है वो चुका लो, अगर नहीं चुकाता है तो उसकी प्रोसेस दे रखी है 171 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 170 के तहत यदि किराएदार 170 के आदेश के अनुसार बकाया नहीं चुकाता है तो बेदखली का आदेश कौन दे सकता है? तहसीलदार या डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय, केवल जिला कलेक्टर, एसडीओ या केवल राजस्व मंडल? तो हमने पढ़ा था तहसीलदार या कोर्ट, इन दोनों के पास में ये पावर होती है। सेक्शन 171 के क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत आदेश डिक्री के अंतिम होने के बाद किराएदार को बकाया चुकाने के लिए कितना टाइम मिलता है? तो कितना टाइम मिलता है हमने देखा था 1 ईयर तो है ही, इसके अलावा 1 साल ख़त्म हो गया उसके बाद 31 डेज़ और,
तो इतना टोटल टाइम मिलता है। सेक्शन 171 के अनुसार यदि किराएदार पूरी जोत के बजाय केवल एक हिस्से का किराया चुकाने में विफल रहता है तो उसे बेदखल किया जा सकता है। केवल उसकी पूरी जोत से, केवल उस हिस्से से जहाँ फसल नहीं होगी, उसे किसी भी हिस्से से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा जोत के पूरे हिस्से में या उसके किसी भी भाग से रिजेक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 171 के क्लोज 2 के तहत किराएदार को किस स्थिति में बेदखली से सुरक्षा प्राप्त है? मैंने बताया था कि सेक्शन 126 में अगर रेमिट या सस्पेंड कर दिया गया है तो अब उसे एरियर ऑफ रेंट को चुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि भूस्वामी की स्वेच्छा से मुकदमा वापस ले देता है, बिल्कुल नहीं। यदि वह एक वरिष्ठ नागरिक है, यदि बकाया किराया उस हिस्से से संबंधित है जो धारा 126 के तहत माफ़ या स्थगित कर दिया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। सेक्शन 172 किससे रिलेटेड है? हमने पढ़ा था कि अगर वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑर्डर के अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेता है तब, तो क्या है, हाजिर होने पर इम्प्रूवमेंट्स के लिए मुआवजे हेतु किराएदार का दावा, भूस्वामी द्वारा हर जाने की मांग, किराए दर का निर्धारण, अवैध रूप से बेदखल काश्तकार का कब्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाजिर होने पर सुधारों के लिए मुआवजे हेतु किराएदार का दावा, यानी 169 में जब नोटिस दिया जाता है ना कि आप अपीयर हुए, उसके बाद का प्रोसेस। जब सेक्शन 172 में टेनेंट नोटिस के जवाब में हाजिर होता है तो मुआवजे के संबंध में प्रश्न पूछने का कर्तव्य किसका है? तो हमने ये पढ़ा था कि तहसीलदार के सामने वो अपीयर होता है और अगर टेनेंट कहता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए दावा चाहिए तो वो उस केस को ट्रांसफ़र कर देगा एसडीओ को या एसडीएम को। ये हमने पढ़ा था। देखते हैं स्वयं भूस्वामी का, बिल्कुल नहीं। राजस्व रिकॉर्ड कीपर का नहीं। ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं। पीठासीन अधिकारी या तहसीलदार का। यदि धारा 172 के तहत किराएदार भूमि पर सुधारों के लिए मुआवजे का दावा करता है तो तहसीलदार क्या करेगा? उसको एसडीओ को फॉरवर्ड कर देगा। ये हमने पढ़ा था 172 में। देखते हैं, वह मामले को निर्णय के लिए उपखंड अधिकारी को अग्रेसित कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत ही बेसिक सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। सेक्शन 172 के तहत मुआवजे का दावा जब किराएदार के द्वारा किया जाता है तो वो नोटिस के संदर्भ में उपस्थित होगा, यानी उसका कौन सा नोटिस दिया जाएगा? सीपीसी का नोटिस या फिर 150 के तहत डिग्री या सेक्शन 169 के तहत तामील किया गया नोटिस या धारा 91 के तहत किया गया नोटिस। तो हमने पढ़ा था नोटिस किस में दिया जा रहा है? 169 सेक्शन को हमें याद रखना है, ये नोटिस की बात करता है। सेक्शन 172 में इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? इम्प्रूवमेंट का मतलब हमने पढ़ा था उस होल्डिंग के अंदर कुछ भी बनवा लेना, जैसे कुआं हो या फेंसिंग हो या कुछ भी। तो कृषि के उद्देश्य से कुआं खुदवाना, जलमार्ग या भूमि को कृषि के योग्य बनाना। क्वेश्चन 10 है कि यदि सेक्शन 170 के तहत एसडीओ को भेजा जाता है तो एसडीओ को कार्य क्या होगा? एसडीओ का होगा कि उसको देखे कि वो हकदार है या नहीं, अगर है तो कितनी राशि, ये सब डिसाइड करना। भूस्वामी को जेल भेजना, नहीं, इसमें जेल का प्रावधान नहीं है। किराएदार को बिना शर्त जोत का मालिक घोषित कर देना, नहीं। मामले को सीधे उच्च न्यायालय का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, रेवेन्यू कोर्ट तक की बात हो रही है। तो यह निर्णय करना है कि क्या किराएदार मुआवजे का हकदार है, यदि हाँ तो राशि कितनी होगी। तो हमने सेक्शन 171 और 172 से बनने वाले ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन कवर किए। अब हम नेक्स्ट 2 सेक्शन पढ़ेंगे और फिर से उससे बनने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। सेक्शन 173 कुछ मामलों में वाद और आवेदन पर रोक। ये सेक्शन बेसिकली मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट को रोकने के लिए है। इसमें है कि अगर आपने एक बार एरियर ऑफ रेंट के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, नोटिस दे दिया, तो आप उस टेनेंट पे फिर से उन्हीं कोज ऑफ एक्शन पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। सेक्शन में बेसिकली 2 क्लोज है। फर्स्ट क्लोज ये कहता है कि अगर सेक्शन 169 में आपने अगर कोई नोटिस दे दिया है एरियर ऑफ रेंट्स के लिए, तो अब अलग से उस पर मुकदमा आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये तो हो गया कि अगर आपने 169 में नोटिस दे दिया तो आप दूसरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। आप 169 का नोटिस ही नहीं दे सकते अगर आपने पहले से सेक्शन 150 और 154 में एरियर ऑफ रेंट के लिए पहले ही सूट इंस्टीट्यूट कर चुके हो। तो ये सेक्शन इस बारे में बात करता है। अब है सेक्शन 174 किराया बकाया डिक्री के निष्पादन में बेदखली के लिए आवेदन।
इसमें अब कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है, डिग्री दे दी है, और अब उसके एग्जीक्यूशन किसमें है, सेक्शन 174 में एग्जीक्यूशन है। तो उसके टोटल 6 क्लोज है। पहला क्लोज बात करता है, जनरल बात करता है कि अगर किराया बकाया के लिए कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी है तो टेनेंट को इजेक्ट किया जाएगा और वो डिग्री का निष्पादन किया जाएगा, एग्जीक्यूशन किया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो दे रखा है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। प्रोवाइजो ये है कि जब तक टेनेंट को इजेक्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि 2 वर्ष का समय नहीं बीत जाता और 2 वर्ष में सारे कार्य कर लिए गए हो, जैसे अटैचमेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे आवेदन हो गए, तो इसमें 2 वर्ष का लिमिटेशन दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है। 2 वर्ष हो गए लेकिन उसके बाद में भी आगे इजेक्ट नहीं किया गया या एरियर ऑफ रेंट टेनेंट ने नहीं चुकाए हैं, तो फिर लैंड होल्डर जो है वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा टाइम पीरियड के लिए, और कोर्ट 174 के क्लोज 3 में 2 महीने का टाइम देगा कि अब 2 वर्ष हो गए, अब तुम्हारे पास में 2 महीने और हैं, या तो कोर्ट में या तो एरियर ऑफ रेंट चुकाओ या फिर कारण बताओ, सो कोज नोटिस जारी करेगा। फिर जैसे ही एक नोटिस जारी हो गया उसके बाद में अगर उन 2 महीनों में टेनेंट ने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, और अगर इन 2 महीनों में टेनेंट पेमेंट नहीं करता और ये कहता है कि मुझे और अतिरिक्त समय चाहिए, जब कोर्ट उसको दे सकता है 3 महीने का और दे सकता है या फिर किस्तों में भी दे सकता है। ये सेक्शन 4 और 5 क्लोज 4 और 5 कहते हैं। बेसिकली हमें इसमें 3 लिमिटेशन देखने को मिली है। एक तो 2 वर्ष तक इजेक्ट नहीं किया जाएगा, 2 वर्ष, और दूसरा अतिरिक्त समय कितना है, अगर लैंड होल्डर एप्लीकेशन लगाए तो 2 महीने, और अगर टेनेंट एप्लीकेशन लगाए कि नहीं मुझे और टाइम चाहिए तब 3 महीने। तो यह है सेक्शन 174। अब इन दोनों सेक्शन से रिलेटेड 173 और 174 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं देखते हैं। राजस्थान किराएदारी अधिनियम 173 के क्लोज फर्स्ट के अनुसार यदि धारा 169 के तहत बकाया किराए के लिए नोटिस दिया जा चुका है तो भूस्वामी उस बकाया के लिए कोई नया वाद नहीं ला सकता। इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद कहाँ दे रखा है, तो इसका अपवाद दे रखा है 170 के क्लोज 2 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि भूस्वामी ने किराएदार से बकाया किराया वसूलने के पहले ही एक वाद इंस्टीट्यूट कर दिया है तो धारा 173 के क्लोज 2 के तहत किस धारा के अंतर्गत नोटिस देने का आवेदन नहीं कर सकता, तो नोटिस किस में दे रखा है, 169 में। फिर है सेक्शन 173 के क्लोज 2 के तहत यदि भूस्वामी ने पहले से ही मुकदमा कर रखा है तो धारा 169 का नोटिस वर्जित है। यह नियम किन धाराओं के तहत लंबित, तो हम सूट इंस्टीट्यूट करने की जो सेक्शन थी वो थी 150 एंड 154, और नोटिस करने के लिए कौन सी थी, 169। तो अगर 150 और 154 में पहले से ही सूट पेंडिंग है तो 169 का नोटिस नहीं दिया जा सकता, ये हम अभी पढ़ के आए। फिर डिग्री के निष्पादन में बेदखली, इजेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि डिग्री की तारीख से कितने वर्ष के भीतर निष्पादन के अन्य सभी तरीके विफल न हो गए। तो कौन सा था, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष में अटैचमेंट भी कर लिया और उद्घोषणा भी कर ली लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा एरियर ऑफ रेंट्स, तो फिर आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 173 के क्लोज 3 के तहत भूस्वामी का आवेदन मिलने पर कोर्ट किराएदार को नोटिस शामिल होने की तारीख से कितना समय देगा ताकि वह बकाया जमा करा सके, तो हमने ये पढ़ा था अभी जस्ट 2 महीने। यदि किराएदार डिग्री की राशि को चुकाने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करता है तो और कितना टाइम, टेनेंट अगर करे तो टेनेंट, अगर लैंडलॉर्ड वापस से एप्लीकेशन लगाता है तब तो 2 महीने, और अगर टेनेंट करे तो 3 महीने का एप्लीकेशन लगेगा। ओके। फिर सेक्शन 174 के 3 क्लोज के तहत डिग्री का निष्पादन का नोटिस मिलने पर किराएदार कोर्ट के सामने भुगतान करने के अलावा किस चीज़ का दावा पेश कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है कि अगर इस दौरान इजेक्टमेंट की जो प्रोसीडिंग हो रही है इस दौरान अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो वो उसके लिए मुआवजे की मांग भी कर सकता है। 175 अवैध हस्तांतरण और उपकिराए पर बेदखली, इलीगल ट्रांसफ़र और इजेक्टमेंट ऑन सबलीज। इसमें क्या होता है कि जब टेनेंट जो है बिना लैंड होल्डर को इन्फॉर्म किए होल्डिंग को किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी अब बन गया वो सब टेनेंट। तो इसमें जब अब कैसे उसे उस होल्डिंग से इजेक्ट किया जाएगा, यानी टेनेंट और
सब टेनेंट दोनों को ही उस होल्डिंग से इजेक्ट कैसे किया जाएगा उसकी बात कर रहा है सेक्शन 175। तो क्लोज फर्स्ट ये कहता है कि अगर ऐसा नया अगर कोई नया बन जाता है, सब टेनेंट बन जाता है, तो अब लैंड होल्डर के पास उन दोनों के को बेदखल करने के अधिकार होंगे। तो और दूसरा क्लोज क्या कहता है, लेकिन इसके लिए भूस्वामी को क्या करना पड़ेगा, जब भी वो एप्लीकेशन लगाता है बेदखली के लिए तो उस नए जो सब टेनेंट है उसको भी पार्टी बनाना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट इसका मैंडेटरी पॉइंट है, जब ही कोर्ट के द्वारा वो एप्लीकेशन को सुना जाएगा। तीसरा क्लोज कि जैसे ही एप्लीकेशन कोर्ट के पास पहुंच जाता है, कोर्ट क्या करेगा, शो कोज नोटिस जारी करेगा उन दोनों को, टेनेंट को और सब टेनेंट को। ठीक है, अगर इस तरीके से वो सॉल्व हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज फिर भी विवाद बना रहता है तो 175 के क्लोज 4 में वो सेपरेट सूट की तरह ही डील किया जाएगा और जो भी प्रॉपर कोर्ट फीस होगी वो कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी। और आगे फिर ये सेक्शन बिल्कुल प्रोसीजरल पार्ट है तो काफ़ी इजी रहने वाला है। लेकिन ये प्रोवाइजो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारी सेक्शन में कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की वो ज़मीन है, होल्डिंग है, तो उसमें कोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से 175 सेक्शन 176 बात करता है डिक्री और ऑर्डर अंडर सेक्शन 175। यानी 175 में जो डिक्री आई है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि टेनेंट और सब टेनेंट ने इलीगली उसे ट्रांसफ़र किया है तो लैंड होल्डर के फेवर में कोर्ट आदेश दे सकता है और उन दोनों को इजेक्ट करने का, टेनेंट और सब टेनेंट को इजेक्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। और जो भी प्रोसीजर होगा वो इस एक्ट के अंडर रहते हुए होगा। ये सिंपल सा सेक्शन 176 बात करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।